की क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करते समय आप देख रहे होंगे कि प्रोबेबिलिटी के बढ़िया क्वेश्चंस तक चले गए थे हम लोग, एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करने स्टार्ट कर दिए थे हम लोगों ने, ठीक है ना। तो आज भी हम लोग अच्छे ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मैं उससे पहले आपको एक दो फॉर्मूले सेट्स की याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि सेट्स के साथ साथ देखो, सेट अगर आपको तैयार हो जाएगा ना, सेट्स के फॉर्मूले याद होंगे, तो वही फॉर्मूले एप्लीकेबल होते हैं प्रोबेबिलिटी पर भी। कारण क्या है? क्योंकि भाई सेट्स हमें बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। सेट्स में जो फॉर्मूले हैं वो किसको बताते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बताते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स में जैसे मान लीजिए मैंने कहा एन ए यूनियन बी, तो हमें ये क्या जानकारी देता है? एन ए यूनियन बी। सर ऐसे नंबर, उन एलिमेंट की संख्या जो या तो ए में मौजूद हो, या तो बी में मौजूद हो, या तो दोनों में मौजूद हो। बहुत ध्यान सुनिएगा, इसका मतलब हर एक को इंक्लूड करना है, हर एक को इंक्लूड करना है। वो व्यक्ति जो केवल ए में हो वो भी, जो व्यक्ति केवल बी में हो वो भी, और जो दोनों में हो वो भी, सबको इंक्लूड कर लो तो सर ए यूनियन बी बन जाता है। इसको निकालने का तरीका ये होता है कि सर हम एन ए ले लें। इस एन ए का मतलब क्या होता है? इस एन ए का मतलब होता है केवल वो एलिमेंट्स जो केवल ए में, नहीं पूरे ए में, केवल ए में नहीं, पूरे ए के एलिमेंट्स हैं, पूरे ए के, यानी इनमें कुछ वो भी हो सकते हैं जो बी में होंगे। वेरी गुड, समझ गए ना। तो एन ए की संख्या एन ओनली ए से ज्यादा भी हो सकती है और कभी कभी इक्वल भी हो सकती है। बताओ किस केस में इक्वल होगी? वेरी गुड, जब दोनों का कॉमन कुछ भी ना हो, जब दोनों का कॉमन जीरो हो, यानी इंटरसेक्शन जीरो हो, तो तब एन ओनली ए और एन ए बात एक ही होगी, ठीक है ना। लेकिन हमेशा एन ए और एन ओनली ए सेम नहीं होता। देखो मैं कितना जोर दे रहा हूं इस बात पे, मैंने कल भी बताया, पिछली क्लास से लगातार बता रहा हूं, उससे पिछली क्लास से, लैंग्वेज ही मेन है। यहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट करती है लैंग्वेज। अगर आपने ओनली ए में और ए में डिफरेंस नहीं समझा, कोई बच्चा भैया आप यही तो कह रहे थे ए में लाई करने वाले लोग, मैं कहूंगा मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था ओनली ए में लाई करने वाले लोग। अब दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस। अगर मैंने कह दिया क्लास 11th में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, और मैंने कह दिया क्लास 11th मैथ्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट, दोनों में फर्क है। या फिर मैंने कह दिया ओनली मैथ्स स्टूडेंट, अगर ओनली मैथ्स स्टूडेंट है ना, तो ओनली मैथ्स में भाई उनको इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन जब क्लास 11th की बात करेंगे तो बायो वाले बच्चों को भी इंक्लूड करेंगे। समझ में आ रही बात ना? तो ये बड़े काम की बात है। तो एन ए हो गया, फिर सर एन बी प्लस एन बी किया मैंने, सर एन ए में आ गए ए के सारे, एन बी में आ गए बी के सारे। अब एन ए में कुछ ऐसे भी थे जो बी में काउंट हो गए, और जो एन बी में कुछ ऐसे भी काउंट हो गए जो ए में थे, तो इसका मतलब 2 बार काउंट हो गए वो, तो उनको हमने क्या किया, एक बार माइनस कर दिया। बोलो बात समझ में कि नहीं? अगर सैंपल स्पेस में मैं इसी को क्या कर दूं, बहुत ध्यान सुनिएगा, एन ए यूनियन बी को एन एस से डिवाइड कर दूं, तो अगर मैंने कहा फेवरेबल नंबर आउटकम्स ऊपर मान लूं और नीचे एन एस मान लूं, एन एस मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, तो यही टर्म बदलकर क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। समझ में आ रही बात ना? अगर मैंने कह दिया कि मैंने 11th क्लास पीसीएम और 11th क्लास पीसीबी वाले बच्चों में से किसी एक बच्चे को रैंडमली सेलेक्ट किया, उस बच्चे का पीसीएम का स्टूडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है ना। अगर कुछ बच्चे उनमें ऐसे भी हों जो पीसीबी भी लिए और पीसीएम भी लिए हों, तो फिर हम ये कहेंगे कि भैया एन ए को एन एस से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। एन ए का मतलब मैथ्स वाले बच्चों की संख्या को टोटल बच्चों की संख्या से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो पीसीएम वाले बच्चों का, उस बच्चे के पीसीएम का चुना जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, वो मिल जाएगी। तो एन ए अपॉन एन एस पी ए बन जाता है, एन बी अपॉन एन एस पी बी बन जाता है, पी बी मतलब समझ लो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और एन ए यूनियन बी अपॉन एन एस पी ऑफ ए यूनियन बी बन जाता है। समझ में आ रही बात ना? तो अगर मुझे ये पता करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितनी होगी, मतलब मैं जानबूझ के बता रहा हूं कि इसी के साथ साथ ये फॉर्मूला तो हमने सेट में याद किया था, इसी जैसा यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? एक फॉर्मूला हुआ। अभी दूसरा फॉर्मूला मैंने कहा था भाई एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी होता है, वो छोड़ो, अगर ए और बी में कुछ भी कॉमन ना हो तो एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी होता है। तो फिर पी ए बराबर पी, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी होगा, अगर दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है ना। इफ मतलब क्या हो, ए इंटरसेक्शन बी कितने के इक्वल हो, 0 के इक्वल हो, ए इंटरसेक्शन बी 0 के इक्वल हो। तीसरा मतलब ये मैं सीधे प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूले लिख रहा हूं, ठीक है ना। अगर मुझे एन ए यूनियन बी, एन ए माइनस बी निकालना है, तो आपको याद रहा होगा फॉर्मूला क्या होता है एन ए माइनस बी का, सर एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी,
क्या आप मुझे एन ए माइनस बी का मतलब बता सकते हैं? सर ए में से उनको हटा दीजिए जो बी में भी मौजूद हो। एन ए माइनस बी का मतलब होता है ए में से उनको हटा दीजिए जो बी में भी हो। तो एन ए माइनस बी मतलब केवल ए, एन ए माइनस बी मतलब ओनली ए। तो अगर हमें ओनली ए पता करना है तो उसके लिए हमें एन ए में से एन ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना होगा। इसका मतलब यहां से फॉर्मूला ये भी कर सकते हैं, पी ऑफ ए माइनस बी बराबर पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्लियर हो गया? बहुत अच्छे। चौथा फॉर्मूला याद करो, मैंने आपको बताया था कि भैया एन ए डैश यूनियन बी डैश कितने के इक्वल होता है सर? हाँ, एन ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो उसी तरह से पी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश क्या हो जाएगा? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का डैश। मैंने जानबूझ करके एक्सरसाइज 16.2 को छोड़ा हुआ है, बस वो थ्योरेटिकल टाइप की है थोड़ी सी, ये बस खाली इवेंट्स पता करना है कैसे हैं, एक्सक्लूसिव हैं कि नहीं है, एग्जॉस्टिव है कि नहीं, वो सब मैं आप बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले प्रोबेबिलिटी को समझ लो कायदे से। प्रोबेबिलिटी समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या ना, वो क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिहाज से। पांचवा, अगर मैंने पूछ लिया एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो आप बोलेंगे सर ये होगा एन ए यूनियन बी का डैश। तो इसका मतलब ये हो जाएगा पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू पी ऑफ ए यूनियन बी का डैश। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है ए डैश यूनियन बी डैश का मतलब क्या होगा? हाँ समझ रहे हो ना, ए डैश या तो ए में ना हो या तो बी में ना हो, है ना, नाइदर ए नोर बी होगा। यहाँ और वाला केस लगता है ना, और में नाइदर, आइदर और होता है और नाइदर नोर होता है, समझ में आई बात ना? जैसे ए यूनियन बी मतलब आइदर ए और बी, एन ए यूनियन बी का मतलब आइदर ए और बी, समझ गए ना? और ए डैश यूनियन बी डैश का मतलब नाइदर ए नोर बी। कुछ बात समझ में आ रही ना? आइदर ए और बी का मतलब है या तो ये कर ले या तो ये कर ले। जैसे सपोज करो कि मैंने आपसे कहा कि कोई एक प्रॉब्लम मैंने दो स्टूडेंट्स को सुलझाने के लिए दी, कोई एक प्रॉब्लम किन्हीं दो स्टूडेंट को सुलझाने के लिए दी। अब वो प्रॉब्लम सुलझ जाएगी, इस बात के लिए मुझे क्या पता करना होगा? सर आइदर ए और बी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगर दोनों में से कोई भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ले तो प्रॉब्लम सुलझ जाएगी, और दोनों भी कर लें तो भी सुलझ जाएगी। नहीं समझे आप मेरी बात? या तो ए कर ले बी ना कर पाए तो भी प्रॉब्लम तो सुलझ गई ना, या तो बी कर ले ए ना कर पाए तो भी प्रॉब्लम सुलझ गई ना, और अगर दोनों कर ले तो भी प्रॉब्लम सुलझ गई। समझ में आ रही बात ना? तो ए यूनियन बी में सारे आ जाते हैं, या तो ए कर ले या तो बी कर ले या तो फिर दोनों कर लें, क्योंकि ए यूनियन बी का मतलब यही होता है, ठीक है ना? समझ में आ रही बात ना? या तो ए कर ले उस प्रॉब्लम को सॉल्व, या तो बी कर ले, या तो फिर दोनों कर लें। अब ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश का मतलब क्या हुआ? ना तो ए कर पाए ना तो बी कर पाए, ये नाइदर ए नॉट बी। समझ में बता? ना तो ए प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए एंड ना ही बी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। अगर एंड का केस आ रहा होगा तो इंटरसेक्शन आ जाएगा। क्लियर है? और फिर रही बात इसकी, इन फॉर्मूलों को मैंने अभी लिख दिया है, आप भी लिख लेंगे, लेकिन क्वेश्चन करते समय ही अप्लाई करेंगे। जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने ही ज्यादा इसमें हमें महारत हासिल होती चली जाएगी। आप इसको बहुत कम मत समझिए, बार बार कह रहा हूं प्रोबेबिलिटी को। तो हम एक क्वेश्चन, अभी वही वाला क्वेश्चन वापस करते हैं, एग्जांपल नंबर 12। अभी रुक जाओ, इसको बाद में नोट करना, पहले उस एग्जांपल नंबर 12 को मैं डिस्कस कर लेता हूं। कल शुरू किया था हमने कहा था कि अनिल के किसी एग्जाम को पास करने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 0.05। ये मैंने अनिल के लिए मैंने ए मान लिया और आशिमा के लिए मैं बी मान ले रहा हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो गई? 0.05, और आशिमा के लिए मैंने क्या माना है? बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी होगी? 0.10। और सर दोनों कर लेंगे, इसका मतलब ए भी कर लेगा एंड बी भी कर लेगा। ए भी क्वालिफाई कर लेगा उस एग्जाम को और बी भी कर लेगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी दे रखी थी 0.02। अब उसने हमसे क्या कहा था कि बोथ अनिल एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, मतलब ना तो अनिल कर पाए एंड ना आशिमा कर पाए। तो सर मुझे ये पूछा है, मुझसे ये पूछा है, ना तो ए कर पाए, ए डैश का मतलब है ना ए ना कर सके, पी ऑफ ए मतलब ए के क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी, और पी ऑफ ए डैश मतलब ए के क्वालिफाई ना करने की प्रोबेबिलिटी। बताओ बच्चों, अनिल के इस एग्जाम को क्वालिफाई ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 95% है ना, 0.95। तो कैसे निकाला? 1 में से माइनस करके। क्लियर है? अब हम लेकिन ये नहीं कह रहे अकेले अनिल को नहीं कह रहे थे, हमने कहा ना तो अनिल कर पाए एंड ना ही आशिमा कर पाए। तो आपको क्या करना है सर?
या तो अनिल कर ले, या तो आशिमा कर ले, या तो दोनों कर लें, इन सबको हटा दीजिए, क्योंकि उसने कहा ना तो ये कर पाए ना तो ये कर पाए। इसका मतलब अनिल ने कर लिया, आशिमा नहीं कर पाई, नहीं इनको नहीं लेना है। आशिमा ने कर लिया, अनिल ने क्वालिफाई नहीं किया, इसको भी नहीं लेना है। दोनों ने क्वालिफाई कर लिया, नहीं इसको भी नहीं लेना है। इन सबको हटा देंगे, तब हमारे पास वो आंसर आएगा कि ना तो अनिल कर पाएगा उसको क्वालिफाई, ना आशिमा। तो अल्टीमेटली हमें ये निकालना होगा, ये निकालना होगा, तो सर हमें ये निकालना होगा, सर ये निकालना है तो ये चाहिए होगा। अब ये चाहिए होगा तो इसके लिए पहले ए यूनियन बी निकालना होगा। तो हम P ऑफ ए यूनियन बी पहले निकाल लेंगे, और वो हो जाएगा आपका क्या, P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? बहुत अच्छे। अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 0.05 प्लस 0.10 माइनस 0.02। क्लियर है? मतलब जब मैंने पता कर लिया तो इसका ये आ गया मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब क्या आ जाएगा, ये कितना आ गया 0.13, तो P ऑफ ए यूनियन बी आ गया कितना 0.13 इस केस में। अच्छा ये प्रोबेबिलिटी आसिमा की प्रोबेबिलिटी से भी बढ़ गई और अनिल की प्रोबेबिलिटी से भी बढ़ गई, दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी से बढ़ गई। ऐसा क्यों हुआ भाई? अब ये हो गया ना, इसमें कुछ और भी तो जुड़ गया सर, कि वो तो दोनों की इंडिविजुअल थी, अब इसमें एक चीज और भी तो बढ़ गई ना, कि दोनों भी कर लें तो भी वो केस भी इसमें बढ़ गया। लेकिन एक बार हमने तो उसको माइनस किया है, तो सर चूंकि 2 बार ऐड हो जाता है P और P भी जोड़ने में, तो इसलिए एक बार हटाना पड़ गया। समझ में आ रही बात ना? बहुत अच्छे। तो P ऑफ ए यूनियन बी 0.3 आ गया, तो P ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब P ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ना तो ए कर पाए ना तो बी कर पाए। इसका मतलब हो जाएगा P ऑफ ए यूनियन बी का डैश, और P ऑफ ए यूनियन बी का डैश अगर निकालना हो तो वो हो जाएगा P ऑफ 1 माइनस P ऑफ ए यूनियन बी, मतलब 1 माइनस 0.13, कितना आएगा 0.87। सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ गया। अब दूसरा देखो, अब ध्यान सुनना भाई, अगला क्वेश्चन, ये तो हमने कल भी कर लिया था, मैं बिना बात अपना टाइम खराब तो नहीं करता इस क्वेश्चन को करा के अभी, लेकिन इसलिए कराया ताकि कहीं ना हो कि आप कल दिमाग में थोड़ा बहुत शक रह गया, उसको दूर कर लेते हैं। सेकंड देखो, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। एटलीस्ट, कम से कम उनमें से कोई एक एग्जामिनेशन को क्वालिफाई ना कर पाए, कम से कम एक, है ना? एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, कम से कम एक फेल हो जाए, कम से कम एक फेल हो जाए, या दोनों भी फेल हो जाए तो भी चलेगा। यानी कुल मिला के एक फेल हो जाए तो भी हमारे फेवर में होगा, दोनों फेल हो जाए तो भी हमारे फेवर में होगा। कौन सी चीज हमारे फेवर में नहीं होगी? दोनों पास हो जाए हमारे फेवर में नहीं होगा। वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना? मैंने वो तो आंसर तो फिर बहुत आसान हो जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना, सॉल्यूशन फिर कुछ भी नहीं बचा। आपके बाद एक बार दिमाग में ये आ गया कि कहना क्या चाहता है। जब उसने हमसे कहा एटलीस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, कम से कम एक बंदा क्वालिफाई ना कर पाए, मींस कम से कम एक फेल हो जाए, कम से कम एक फेल हो, दोनों भी फेल हो तो भी चल जाएगा। लेकिन सर दोनों पास हो गए तो नहीं चलेगा, समझ में आ रही बात ना? तो सर हम क्या करेंगे, दोनों के पास होने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर देंगे, दोनों के पास होने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर देंगे। और दोनों के पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो सर हम कहेंगे 1 माइनस 0.02, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.9%। 98% चांस है कि उनमें से कम एक तो कोई ना कोई फेल हो जाएगा, 98% चांस है कि कम से कम उनमें से एक फेल होगा। समझ गए ना? अच्छा, इसमें दोनों वाले भी आ गए, इसमें अनिल फेल हो गया, वो आ जाएगा कि नहीं? अनिल फेल हो, आशिमा पास हो, वो आ गया कि नहीं? इसमें अनिल पास हो, आशिमा फेल हो, वो आ गया कि नहीं? आ गया इसमें। बहुत अच्छे। अनिल और आशिमा दोनों पास हो जाएं, वो नहीं आया। अनिल और आशिमा दोनों फेल हो जाएं, आ गया। और हमें यही 3 लेने थे, अनिल पास, आशिमा फेल, इसको भी हटाना है। अनिल फेल, आशिमा पास, उसको भी हटाना है। और दोनों पास, उसको भी हटाना है। समझ में आ रही बात ना? अभी कोई डाउट तो नहीं? तो दोनों ही बस हमें कुल मिला जुलाकर 1 में से माइनस कर दिया कॉमन। क्लियर हो रहा है कि नहीं? एटलीस्ट वन ऑफ देम वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसने कहा ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, ओनली वन ऑफ देम। जिस तरह मैं 3-4 बार अपने मन, ये तुम्हें सुनाने के साथ साथ
खुद को भी सुना रहा होता हूं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। तो सर ओनली वन ऑफ देम का मतलब है ए कर ले बी ना करे। अगर अनिल पास हो तो आशिमा फेल ही होनी चाहिए। कुछ बात समझ में आ रही है? इसमें से दोनों फेल वाला हटा दें, क्या बचेगा? मेरा मानना यह है, आप क्वेश्चन को ऐसे सोचो ना, उसने कहा ओनली वन ऑफ देम विल फेल द एग्जामिनेशन, तो हम कहेंगे सर अनिल पास, आशिमा जरूर फेल होनी चाहिए फिर, और आशिमा पास तो फिर अनिल जरूर पास होना, सॉरी फेल होना चाहिए। तब हमारे मामले का मतलब हमारे मामले की बात बनेगी। समझ में आ रही बात ना? इसका मतलब सर थर्ड केस में हम क्या करेंगे, P ऑफ A इंटू P ऑफ B डैश। मतलब क्या हुआ इस बात का बताओ? A पास हो जाए एंड, अब कंपल्सन है, मजबूरी है, मर्जी नहीं चल रही है, चॉइस नहीं है, कोई चॉइस नहीं, कोई चॉइस नहीं। क्या सर अनिल पास कर जाए तो आसिमा फेल होनी चाहिए, या फिर सर अनिल फेल हो जाए यानी कि P ऑफ A डैश इंटू P ऑफ B। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर हो गया? अब जरा मुझे इतना बता दो, P ऑफ A कितना है? P ऑफ 0.05 इंटू P ऑफ B डैश 0.9। वहां देख कर मत बताओ, यहां बताओ 0. बोलो कैसे? 1 में से माइनस कर देंगे, P ऑफ B को 1 में से माइनस कर देंगे, कितना है? 0.90। फिर प्लस P ऑफ A डैश 0.95 इंटू 0.110। इसको सॉल्व करिए, जो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? इसको सॉल्व करके आंसर बताइएगा तो आ जाएगा आंसर, ठीक है? क्या बच्चे? 1 बार करके देखो, आएगा नहीं इसका आंसर? हाँ शायद, देखते हैं कैसे, क्यों नहीं आएगा, अब उसको भी बताना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं हैं, अगर ये डिपेंडेंट हैं तो फिर नहीं आएगा, अगर इंडिपेंडेंट होते तो आ जाएगा। इंडिपेंडेंट का मतलब दोनों का आपस में पास होना या फेल होना डिपेंडेंट नहीं होता, उससे कोई मतलब नहीं, दोनों का आपस में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो फिर मतलब आ जाएगा आंसर इससे, अदरवाइज नहीं आएगा। बताइए, देखिए आंसर कितना है? देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए ना हमें P ऑफ A इंटू P ऑफ B डैश हम इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं है, दोनों के कॉमनली दोनों कॉमनली एग्जाम को क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी भी कुछ ना कुछ दी हुई है। ये दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है, मतलब एग्जाम क्वालिफाई करना अगर इंडिपेंडेंट होता तो फिर तो ये यही से आंसर आ जाता। लेकिन अभी मैं बताऊंगा कि हमें इवेंट्स को पहचानना पड़ेगा। हमने सोचा सही है, वही चीज करनी है कि अनिल पास कर जाए, आशिमा पास ना करे, तो लेना तो हमें यही है, मतलब P ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश या फिर P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B। मतलब क्या समझे? A कर ले B ना कर पाए, या फिर A ना कर पाए B कर ले। तो A इंटरसेक्शन B डैश निकालना हो अगर हमें, तो उसका भी फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, किसमें? NA इंटरसेक्शन B डैश का फॉर्मूला पता है ना? NA इंटरसेक्शन B डैश बताओ। NA माइनस NA इंटरसेक्शन B। नहीं समझे भाई, इसका क्या मतलब है आप मुझे बताओ। NA इंटरसेक्शन B का मतलब जो A में हो B में ना हो, मतलब केवल A में हो, और केवल A में निकालने के लिए क्या करना होगा? N के सारे एलिमेंट में से A और B में कॉमन एलिमेंट्स को क्या करना होगा? माइनस करना होगा। तो NA माइनस A और B के जो कॉमन एलिमेंट्स उसको माइनस कर दिया। मैंने लिखा है क्या? अच्छा, NA माइनस B, वो ये बात भी वही है। NA इंटरसेक्शन B डैश, नहीं समझे भाई? NA इंटरसेक्शन B डैश, NA इंटरसेक्शन B डैश और NA माइनस B बात एक ही है। यहां हमने ये कहा है कि A में से B वालों को हटा दो, और यहां हमने कहा कि A और जो B में ना हो उनका कॉमन।
समझे ना? ए और जो बी में ना हो उनका कॉमन, तो ए में से उनको हटा दो जो बी में हो। समझ में आ रही बात ना? तो अगर मुझे यहां पर पता करना है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो मैं क्या करूंगा, पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नहीं समझे? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो पी ऑफ ए में से दोनों के कॉमनली, इसमें इस केस में केवल अनिल पास करेगा। इसका मतलब अनिल के टोटल, अनिल के पास की करने की प्रोबेबिलिटी में से, टोटल प्रोबेबिलिटी में से उस वाले को माइनस कर दो जिसमें वो दोनों कॉमनली पास कर रहे थे, तो अब केवल अनिल के पास होने की प्रोबेबिलिटी रह जाएगी। देखो अनिल के पास होने की प्रोबेबिलिटी ना, इसमें वो भी आ रखे हैं, इस प्रोबेबिलिटी में वो वाले इवेंट्स भी, वो वाली घटनाएं भी हैं जिनमें दोनों ने पास किया था। अगर मैं कह रहा हूं कि अनिल के पास करने की प्रोबेबिलिटी 5% है, तो उसके 5% में वो भी इंक्लूड हो रखे हैं जिन केस में वो आसिमा के साथ पास कर रहा था, आसिमा भी कर रही थी, वो भी कर रहा था। कुछ बात समझ में ना? तो हमने अनिल के पास होने वाले केसेस में से उन वाले केसेस को हटा दिया जिसमें दोनों पास कर रहे थे मिलकर, तो केवल अनिल पास करेगा इस केस में। या फिर हम सर क्या करेंगे, प्लस का हम करेंगे प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का डैश, सॉरी इंटरसेक्शन बी। क्लियर? क्या मतलब हुआ इस केस में सर, आशिमा के पास करने की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, आसिमा के पास करने की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है सर, 10%। उस 10% में सब आ गया आसिमा का, वो भी जिसमें वो अकेले पास कर पाती है और वो भी जिसमें वो दोनों मिलकर पास कर पाते हैं। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? अब हमने टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ आसिमा में से कॉमन प्रोबेबिलिटी को क्या कर दिया, माइनस, तो हमें मिल गया केवल आसिमा के पास होने की प्रोबेबिलिटी। ये हो गई केवल अनिल के पास होने की प्रोबेबिलिटी और ये हो गई केवल आसिमा के पास होने की प्रोबेबिलिटी। दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों आंसर आ जाएगा। अब बात समझ में आ गई कि नहीं? कर लोगे, आ जाएगा आंसर, यही आएगा पक्का। अब लेकिन मैं इससे पहले मैं सोच रखा था मैंने कि मैं अभी ये एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं बताता पहले, लेकिन पहले उन्हीं को जान लें, ठीक है ना? हालांकि इसके आगे के क्वेश्चंस में इनकी जरूरत, उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे अभी, एक्सक्लूसिव फिर मिसलेनियस में जाकर के थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी। चलो तो फिर रुक जाओ, है ना? अगली क्लास में ही एग्जॉस्टिव एक्सक्लूसिव इवेंट्स को उठाएंगे, ठीक है ना? अभी सुनो, ये मिटा दो। पहले एक क्वेश्चन किया था कि एक बैग में 7 बॉल्स हैं और उसमें 3 वाइट बॉल्स हैं, हाँ। जो ये मतलब 3 हाँ 2 कलर की बॉल्स, हाँ ठीक है, किसी भी रेशियो में। हाँ। तो फिर जब हम लोग टोटल निकाला तो हमने दोनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दिया। जब हमने निकाला कि टोटल की प्रोबेबिलिटी निकाली तो हमने उसको ऐड किया तो 1 आंसर आ गया। हाँ इन दोनों की टोटल प्रोबेबिलिटी, हाँ वेरी गुड भाई। सुनो, इधर ना लगाओ, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अभी मैंने आपको इवेंट्स नहीं बताए हैं। अगर किसी एक इवेंट का होना दूसरे इवेंट के होने को रेस्ट्रिक्ट करता हो, पूरी तरीके से रोकता हो, वो एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्लूसिव? एक्सक्लूसिव जैसे मैंने कह दिया, ये लेक्चर एक्सक्लूसिवली पीसीएम वाले बच्चों के लिए है, तो इसका मतलब है कि ये बात अब भी बायो वाले बच्चों को क्लास में बैठने से रेस्ट्रिक्ट करती है। समझ में आ रही बात ना? रेस्ट्रिक्ट कर रही है। तो किसी एक चीज का होना अगर दूसरे इवेंट के होने को रोकता हो तो वो कहलाता है क्या? एक्सक्लूसिव इवेंट। जैसे एक सिक्के को उछालने पर हेड और टेल का आना एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। हेड आएगा तो टेल अपने आप रुक जाएगा, टेल आएगा तो हेड अपने आप रुक जाएगा बाय डिफॉल्ट। समझ में आ रही बात ना? एक का होना दूसरे को रोकता है, एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। लेकिन अगर एक का होना दूसरे के होने पर असर ना डाले तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कुछ बात समझ में ना? जैसे मैंने कह दिया, बार बार कह रहा हूं, मैंने कह दिया शौर्य का क्लास में आना और इसराफिल का क्लास में आना इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। मतलब एक का क्लास में आना दूसरे को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है। समझ में आ रही बात ना? ऐसा थोड़ी ना है कि अगर वो आ गया तो सर, अगर ये कहने लग जाए कि सर अगर वो आएगा तो मैं नहीं आऊंगा और मैं आऊंगा तो वो नहीं आएगा, मतलब दोनों ये कहने लगे भैया अगर वो आएगा ना मैं नहीं आऊंगा, फिर उससे पूछा वो भी कह रहा भैया वो आएगा तो मैं नहीं आऊंगा, इसका मतलब ये दोनों एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गए। अब ये एक्सक्लूसिव है, ये चाहते हैं सर हमें एक्सक्लूसिवली बुलाना है तो बुलाइए, अदरवाइज नहीं आएंगे, साथ में नहीं आएंगे। बोलो बात कुछ समझ में आ रही कि नहीं? अगर मैंने कह दिया हमने किसी चीज का एक्सक्लूसिव स्टोर खोला है, समझ गए ना? ये एक्सक्लूसिव, या हम अपने हम ही कहने लगे कि ये एक्सक्लूसिवली रैशनल मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनके लिए है ये चीज, इसका मतलब, या फिर ये एक्सक्लूसिवली रैशनल मैथमेटिक्स पे मिलेगा। मतलब
यो यहाँ आ गया अगर, तो बाकी किसी भी स्टोर पर या बाकी किसी भी चैनल पर ये चीज अब नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ होने से ये रेस्ट्रिक्ट हो गया कि अब कहीं और नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात ना? जैसे पहले एक्सक्लूसिव स्टोर्स हुआ करते थे, धीरे धीरे इसको हमने फेयर मार्केट मतलब फेयर मार्केट ऑपरेशंस बनाने के लिए उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। इस पर बहुत लगाम लगाई जा रही है कि कोई भी एक्सक्लूसिव स्टोर ना खुले, और कोई भी मार्केट प्लेस जो है, यानी कि जो डिजिटल मार्केटिंग करने वाले लोग हैं और ई मार्केटिंग वाले जो लोग हैं, वो एक्सक्लूसिव स्टोर्स ना बना सकें। क्या नुकसान है? एक्सक्लूसिव स्टोर्स बनाने पर गवर्नमेंट इतना बैन या इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन या इतना ज़्यादा शिकंजा क्यों कस रही है? क्योंकि उससे कॉस्ट मनमानी होने लगेगी। समझ में आ रही बात ना भाई? जब आप एक्सक्लूसिव स्टोर बना दोगे कि ये मान लो सपोज करो कि मैंने कह दिया ये लेक्चर सिर्फ यहीं मिलेगा, तो आप मनमानी कीमत वसूलेंगे सामने वाले से। अगर आपने एक्सक्लूसिवली बना दिया कि भाई एक चीज, कोई एक चीज ऐसी है जो सिर्फ अमेजोन पे मिलेगी, कहीं और मिलेगी ही नहीं, तो फिर वो मनमानी कीमत वसूलेगा कि नहीं वसूलेगा? समझ में आ रही बात ना? वो कहेगा भाई कहीं और जब मिलेगा ही नहीं और तुम्हारी जरूरत है वो, तो तुम्हारी जरूरत की चीज है और कहीं और मिलेगी नहीं, तो तुम क्या करते हो? जब ऐसा लग रहा हो, तुम्हें भी लग रहा हो कि यार मेरी जरूरत की चीज और कहीं और मिलेगी नहीं, तो फिर तुम कीमत बढ़ाकर भी उस चीज को लेने के लिए तैयार हो जाते हो। तो एक्सक्लूसिव स्टोर्स अब नहीं रखे जाते, ना होने चाहिए। पहले ऐसे ही हो रहा था, बहुत सारी ये जो कंपनीज है ये क्या करती थी कि कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स को क्या कर रही है, एक्सक्लूसिवली बेच रहे हैं। हालांकि अभी भी कई बार एडवर्टाइजमेंट लिखते समय लिखते हैं एक्सक्लूसिव शोरूम, एक्सक्लूसिवली, ठीक है ना? ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना, एक का होना दूसरे को क्या कर देता है, रेस्ट्रिक्ट कर देता है। समझ में आ रही बात ना? तो ये अब लेकिन सर यहाँ पर अगर मैंने जैसे अभी इसने कहा अनिल और आसिमा का जो केस है, ये कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं ये, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है ना? क्यों? मतलब एक का पास होना दूसरे को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि उसने कहा यार एक कोई पास कर पाए बस, ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। तो ये रेस्ट्रिक्ट कर रहा है किसको? एक को। अगर अनिल क्वालिफाई करेगा तो फिर आशिमा नहीं करेगी, तभी ओनली वन ऑफ देम होगा। कुछ बात समझ में ना? उन वजह से ये सब की चीजें आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है? अभी मैं तुम्हें एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव के एग्जांपल्स लेकर जब समझा दूंगा ना, तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं आएगी। और मैं जानबूझ करके उठाया था ये कि पहले क्वेश्चन हम लोग कर लें, फिर वो छोटा सा टाइम बचा हुआ इसमें खाली पहचानना होता बस कि ये दोनों इवेंट्स कैसे हैं। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? जब एक का होना दूसरे पर असर डालने लगे या एक के होने से दूसरा रेस्ट्रिक्ट हो जाए, तो ऐसे केसेस में डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं लगते। जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तब लगते हैं, तब डायरेक्ट फॉर्मूले लग जाएंगे कि ये होगा। जैसे अब बात ध्यान सुनो, बहुत ध्यान सुनो। अगर एक बैग में रेड बॉल है और 5 रेड बॉल हैं, 5 ब्लैक बॉल हैं, तो जब हम कोई एक बॉल निकाल रहे हैं तो रेड बॉल का आना ब्लैक बॉल को रेस्ट्रिक्ट थोड़ी ना कर रहा है। मतलब रेड भी आ सकती है और ब्लैक भी आ सकती है। समझ में आ रही बात ना? पहले इवेंट्स में क्लियर है? तो धीरे धीरे और चीजें समझ में क्लियर और आ जाएंगी, ठीक है ना? पहले और क्वेश्चन कर लें। अच्छा ठीक है, चलो तुम्हारा कंफ्यूजन हम लोग दूर ही करते हैं ना, ज्यादा चक्कर में पड़ते ही नहीं, आगे क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले इसी को कर लेते हैं, ठीक है ना? लिखिए आप पहले छोटा सा, एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, है ना? इवेंट्स के टाइप बता देता हूं। टाइप्स ऑफ इवेंट्स में क्या क्या होते हैं, है ना? चाहो तो आप ऐसे डालो हेडिंग टाइप्स ऑफ इवेंट्स, क्योंकि मुझे भी अब बार बार ये लग रहा है कि मैं तुम्हें कह रहा हूं रुक जाओ, इसको बाद में देखेंगे, नहीं रहने दो, अभी इसी को पहले करते हैं। टाइप्स ऑफ इवेंट्स का मतलब कौन कौन से टाइप के इवेंट हो सकते हैं? पहला सर इम्पॉसिबल इवेंट, कल इस पे चर्चा हल्की फुल्की हुई थी। ऐसा कोई भी इवेंट जो कि हो ही नहीं सकता, उसको क्या कहते हैं हम लोग? इम्पॉसिबल इवेंट, यानी द एम्प्टी सेट ऑफ सैंपल स्पेस। अगर किसी सैंपल स्पेस में कोई एलिमेंट मौजूद ना हो, सैंपल स्पेस में एक भी एलिमेंट मौजूद ना हो, तो हम कहेंगे ये इम्पॉसिबल इवेंट है। समझ गए ना? अगर मैंने कह दिया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग ए नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग ए नंबर ऑन द थ्रो ऑफ डाई एज मल्टीपल ऑफ 10, तो 10 के मल्टीपल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो हम बोलेंगे सर 0, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, क्योंकि इसके सैंपल स्पेस में ही कोई नहीं आएगा। आप जब उसके सैंपल स्पेस लिखेंगे तो सैंपल स्पेस में 1 से लेकर 6 तक के नंबर आएंगे, उनमें कोई भी 10 का मल्टीपल है ही नहीं। तो अगर इसका सैंपल स्पेस लिखे कि 10 के मल्टीपल होने का स्पेस लिखो, सैंपल स्पेस, वो एम्प्टी हो जाएगा। इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट सर जो होगा कंफर्म होगा, जिसके कंफर्म होने के चांस होंगे वो क्या कहलाएगा? श्योर इवेंट। समझ में आ रही बात ना? ये दो खत्म, लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी समझना है बस। फिर कहा इसने सिंपल इवेंट, एन इवेंट ई हैज ओनली 1 सैंपल पॉइंट ऑफ ए सैंपल स्पेस, इट इज कॉल्ड ए सिंपल इवेंट। अगर किसी सैंपल स्पेस में केवल एक
ही एलिमेंट मौजूद हो, जैसे वहां पर हुआ करता था क्या, सिंगलेटन सेट, उसी तरह का यहां पर अगर किसी सैंपल स्पेस में केवल एक एलिमेंट मौजूद हो तो उस इवेंट को सिंपल इवेंट कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 2 कॉइन्स, हमने 2 कॉइन को टॉस किया, तो 2 कॉइन को टॉस करने पर सैंपल स्पेस बनेंगे HH HT TH TT बनेंगे। अब इसने कहा देयर आर 4 सिंपल इवेंट्स करस्पॉन्डिंग टू दिस सैंपल स्पेस, इसकी इस सैंपल स्पेस के करस्पॉन्डिंग 4 सिंपल इवेंट हैं। कौन कौन से 4 सिंपल इवेंट, या तो दोनों हेड आएंगे, या तो दोनों टेल आएंगे, या तो एक हेड एक टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा। तो 4 अलग अलग इवेंट्स अगर हमने बना दिए तो वो 4 अलग अलग इवेंट्स क्या कहलाएंगे, सिंपल इवेंट्स कहलाएंगे, ठीक है ना। अब सब लोग ध्यान देंगे, ठीक है ना, जो बाकी अभी आगे बैठे हैं वो लोग भी ध्यान देंगे, ठीक है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। सबसे पहली बात, सिंपल इवेंट समझ में आ गया। किसी भी एक सैंपल स्पेस को अलग अलग एक एक सिंगल इवेंट करके अगर बना दे उसमें से हम लोग, तो वो क्या बन जाएगा, सिंपल इवेंट। मतलब हेड आना एक सिंपल इवेंट है, टेल आना एक सिंपल इवेंट है, क्लियर है ना, ओके। अब उसमें 4 अलग अलग एलिमेंट, अगर एक अकेला कॉइन है तो 2 एलिमेंट सिर्फ सिंपल इवेंट होंगे, और अगर 4 है तो 4 होंगे। जितने भी हैं उतनों को एक एक करके कर दो सिंगल, जैसे मतलब कुल मिला के क्या बनाया करते थे, सबसेट्स बनाया करते थे, सबके अलग अलग। लेकिन उसमें क्या होता था, उसमें 2-2 वाले भी ले लेते थे, लेकिन 2-2 वाले लेने, सिर्फ सिंगल लेना है, ठीक है। दूसरा कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड इवेंट इफ एन इवेंट हैज मोर देन 1 सैंपल पॉइंट इट इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। मतलब अगर किसी इवेंट में, किसी इवेंट के अंदर एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट हो, सैंपल पॉइंट का मतलब एक से ज्यादा आउटकम्स हो, वो कहलाता है हमारा क्या, कंपाउंड इवेंट। जैसे उसने कहा एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्ड। अब ये सब इस सबको ना भी बताओ तो चल जाता काम, कुछ जरूरत नहीं थी इसकी प्रोबेबिलिटी में, लेकिन फिर भी अब जान लो सब कुछ। अब जब जान रहे तो फिर सब कुछ जान लो। कंपाउंड इवेंट मतलब ऐसा इवेंट जिसमें कि एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट हो। जैसे अगर मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो एटलीस्ट 1 हेड, सुनो भाई, हे बच्चे ध्यान लगाओ उधर, अब छोड़, एटलीस्ट 1 हेड कंपाउंड इवेंट है कि नहीं है, बताओ। एटलीस्ट 1 हेड कंपाउंड इवेंट। अरे भाई एक कॉइन को 2 बार टॉस करने पर एटलीस्ट 1 हेड में कितने केस आएंगे सर, एटलीस्ट 1 हेड में HH भी आ जाएगा, HT भी आ जाएगा, TH भी आ जाएगा, बस TT नहीं आएगा। इसका मतलब इसके इस इवेंट में एक से ज्यादा एलिमेंट आ रहे हैं, इसलिए ये कंपाउंड इवेंट कहलाएगा। ऐसा इवेंट जिसमें केवल एक एलिमेंट आए, मैं बार बार बोल रहा हूं, ऐसा इवेंट जिसमें केवल एक एलिमेंट आए वो कहलाता है क्या, सैंपल स्पेस। जैसे मैंने कहा इसी में मैं पूछता बोथ आर हेड, तो बोथ हेड वाला एक ही पॉइंट आता है ना, एक ही सैंपल पॉइंट आता है, इसका मतलब कैसा, सिंपल इवेंट। लेकिन अगर सर 2 पॉइंट आ गए या 2 से ज्यादा पॉइंट आ गए तो कंपाउंड इवेंट, क्लियर जी। नेक्स्ट, फिर इसने कहा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, फॉर एवरी एलिमेंट ए देयर करस्पॉन्ड्स अनदर इवेंट, मतलब ए कॉल्ड अनदर इवेंट ए डैश कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए। मतलब हर एक इवेंट का एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जरूर होता है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होना, अगर एक इवेंट है तो किसी चीज का ना होना उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, समझ में आ रही बात ना। अरे किसी इवेंट का होना, अगर कोई एक इवेंट है तो उसका ना होना उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, समझ गए ना। अभी कोई डाउट है, जैसे मैंने कहा एक डाई के थ्रो करने पर इवन नंबर आने की, इवन नंबर का सेट या इवन नंबर आने का मतलब इवन नंबर आए, इसके लिए आपको सेट बनाना है, तो आप लिखेंगे 2 4 6। अब ऑड नंबर वाला जो सेट बनेगा वो इसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना। इवन का होना और ऑड के होने में क्या मतलब हुआ, अगर इवन है तो ऑड नहीं होगा, ऑड है तो इवन नहीं होगा, समझ में आ रही बात ना। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, ठीक है। फिर आ जाओ ए और बी, ए एंड बी, ए बट नॉट बी, ये सब मैंने बता दिया। ए और बी मतलब ए हो या बी हो, या ए और बी दोनों में से कोई भी हो, ठीक है ना। उसके बाद एक बस 2 बचे जो इंपॉर्टेंट है, ये समझो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सुनो ध्यान से, अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, द 2 इवेंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इफ द अकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम एक्सक्लूड्स द अकरेंस ऑफ द अदर इवेंट। किसी एक का होना अगर दूसरे के होने को क्या करता हो, रोकता हो, रेस्ट्रिक्ट करता हो, एक्सक्लूड करता हो। एक का होना, किसी एक का होना दूसरे के होने को रोकता हो तो क्या कहलाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाएंगे, ठीक है ना। इन दिस केस द सेट ए एंड सेट बी आर डिसजॉइंट। इस केस में ए और बी दोनों कैसे होने चाहिए, डिसजॉइंट सेट्स होने चाहिए। डिसजॉइंट का मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तभी तो एक्सक्लूसिव होगा। एक्सक्लूसिव भाई, एक्सक्लूसिव होने का मतलब दो अलग अलग स्टोर्स पर अगर कोई चीज कॉमन दिखने लगी तो फिर वो एक्सक्लूसिव थोड़े ना हुई। एक्सक्लूसिव ये होगा कि सर इस स्टोर पर और इस स्टोर पर मिलने वाले प्रोडक्ट
में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये दोनों समझ लिए, उसका प्रोडक्ट अपना एक्सक्लूसिव है, उसका प्रोडक्ट अपना एक्सक्लूसिव है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत अच्छे। तो अब ये पता करने के लिए आप क्या पता करोगे? ए इंटरसेक्शन बी पता करेंगे। मान लीजिए कोई दो इवेंट्स मैंने बोले, अब मुझे एक बात बताओ, आप किसी डाई के थ्रो करने पर ऑड नंबर का आना और इवन नंबर का आना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है? यस सर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि ऑड आएगा तो इवन को रेस्ट्रिक्ट कर देगा अपने आप। अगर मान लो 3 आया तो 4 तो कोई चांस नहीं बनता ना कि आएगा फिर डाई पर ऊपर। तो 3 का आना, 1 का आना, 5 का आना इवन नंबर के आने को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब इवन नंबर का आना और ऑड नंबर का आना क्या हो जाएगा? एक्सक्लूसिव इवेंट्स। बोलो बात समझ आई कि नहीं? अगर मैंने आपसे पूछा एक डाई के थ्रो में प्राइम नंबर का आना और इवन नंबर का आना एक्सक्लूसिव है कि नहीं है? नहीं है। बोलो बात समझ आई कि नहीं? क्योंकि सर 2 का आना, इधर अगर 2 आ गया तो उधर भी आ रहा है, इधर 2 आना, उधर अगर 2 ना आता, इधर 2 आके उधर रोक देता कि इधर आगे तो उधर नहीं आएगा किसी भी कीमत पे, फिर हम कहते हैं कि सर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते। मैं आप इतने सारे, मैं जो बाकी बच्चों को भी बोला ना कि उन लोगों को भी ध्यान देना, क्यों बोला मेरे प्यारों? कोई भी चीज कभी भी अगर आपको बताई जा रही है और आपको कोई चीज समझाई जा रही है तो कभी बेकार नहीं जाती, पता नहीं कब काम आ जाती है जिंदगी में। ये तो अगर मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अगर अपॉर्चुनिटीज हो कि दोनों पढ़ने का मौका मिले तो मैं दोनों पढ़ना पसंद करूंगा। मेरी बात को समझ में आ रही ना? मतलब अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी हो हमारे पास कि हम मैथ्स भी पढ़ सकें और बायो भी पढ़ सकें तो मैं दोनों पढ़ना पसंद करूंगा। मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं दोनों पढ़ना पसंद करूंगा। समझ लो ना? तुम लोग नहीं करोगे ना, अपॉर्चुनिटीज हैं तुम्हारे पास। ऐसी अपॉर्चुनिटीज ना होना मतलब आप ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप स्कूल में आपके लेक्चर्स उस हिसाब से अरेंज नहीं है कि आप सर से कह के, प्रिंसिपल सर से बोल के कहते हैं कि सर मेरे को ना बायो की क्लास करनी है, मैथ्स की भी करनी है। नहीं हो पाएगी। यहाँ तुम मुझसे कहो नहीं हो पाएंगे क्योंकि मैथ्स की क्लासेस और बायो क्लासेस एक साथ चल रही हैं। तो मैथ्स की क्लास का होना, ये बच्चे ध्यान लगाओ ना, बताओ अच्छा आज के दिन मैथ्स की क्लास और बायो क्लास का होना एक्सक्लूसिव इवेंट है कि नहीं है? है। अगर मैथ्स और बायो क्लास एक साथ लग गई है तो इसका मतलब ये मैथ्स वाली क्लास में बायो वाले बच्चों को आने को रेस्ट्रिक्ट करेगा और बायो वाले बच्चों का मैथ्स वाली क्लास में जाने, मैथ्स वालों को बायो क्लास में जाने को रेस्ट्रिक्ट करेगा, क्योंकि दोनों क्लास एक साथ चल रही हैं। तो आप अपनी क्लास में जाओगे ना, तो आपका मैथ्स की क्लास में बैठा होना बायो की क्लास में बैठे होने को क्या कर रहा है? रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता था कि क्लास मैथ्स की ना लगी होती तो फिर ये एक्सक्लूसिव नहीं रह जाता, क्योंकि फिर वो बच्चा जो मैथ्स का स्टूडेंट है वो भी बायो क्लास में बैठ सकता था। कुछ बात समझ में आ रही ना? बहुत अच्छे। वैसे जैसे कि अभी बायो के बच्चे मैथ्स की क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है ना? तो ये कोई अभी एक्सक्लूसिव नहीं रह गया। अब ये कोई एक्सक्लूसिव क्लास नहीं चल रही है मैथमेटिक्स के लिए। कुछ बात समझ में आ रही ना? क्योंकि अगर ये एक्सक्लूसिव क्लास होती तो फिर बायो वाले सभी बच्चों को बाहर बैठने के लिए कहा जाता कि बच्चों बाहर बैठो थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना? समझ में ना? लेकिन ये साथ बैठे हैं, इसका मतलब एक्सक्लूसिव नहीं है। अब बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है? बहुत अच्छे। अब देखो फिर एक होता है, सुनिएगा ध्यान से, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है ना? अच्छा, जैसे इसने कहा एक और बताना, एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग ए डाई, कंसीडर द इवेंट ए, एन ऑड नंबर अपीयर्स और नंबर लेस देन 4 अपीयर्स। एक इवेंट मैंने दिया ऑड नंबर अपीयर्स और एक दिया नंबर लेस देन 4 अपीयर्स। तो ये एक्सक्लूसिव है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर 4 से छोटे में 1 और 3 दोनों आ जाएंगे और ऑड नंबर में 1 और 3 दोनों आ जाएंगे। इसका मतलब एक्सक्लूसिव नहीं है। एक में अगर 1 3 आ गया दूसरे में नहीं आना चाहिए था, तब एक्सक्लूसिव होता। बोलो आप समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे। आगे देखो एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इसने कहा, ध्यान सुनना बड़े ध्यान से, 2 या 2 से ज्यादा इवेंट्स मिलकर एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाते हैं अगर उन सभी इवेंट्स का यूनियन, उन सभी इवेंट का यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाता है। अगर किन्हीं 2 या 2 से ज्यादा इवेंट्स का यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाता है तो वो इवेंट्स एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला एक कॉइन के टॉस, 2 कॉइन के साथ टॉस करने पर ए बोला मैंने एटलीस्ट 1 हेड, ध्यान सुनिएगा, एटलीस्ट 1 हेड, और ये बोला एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड, ठीक है ना? आप मुझे बताओ ये दोनों एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं कि नहीं है? ए और बी। तो हम क्या करेंगे, पहले ए बनाएंगे। एटलीस्ट 2 हेड में कौन कौन आएगा बताओ? एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड, तो बस एक ही आएगा, एच एच। एक कॉइन को 2 बार टॉस किया ना, तो मैंने बोला एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड,
भाई 2 से ज्यादा आ ही नहीं सकते, तो कम से कम 2 हेड। और फिर मैंने कहा एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, मतलब HH, HT, TH और TT, इन दोनों का यूनियन सैंपल स्पेस बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यस सर बन रहा है। इसलिए दोनों क्या होंगे एक दूसरे के? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। बताओ ए और बी एक्सक्लूसिव है कि नहीं है? ए और बी एक्सक्लूसिव है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये और ये क्या दिख रहा है यहाँ? कॉमन दिख रहा है। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं? अभी कोई डाउट तो नहीं? बहुत अच्छे, ठीक है ना। अब इसी तरह यानी एग्जॉस्टिव इवेंट्स देखना हो, आप देखो अब इसने एक और बात कही, इफ EI एंड EJ आर पेयर वाइज डिसजॉइंट एंड देन, मतलब अगर EI और EJ पेयर वाइज डिसजॉइंट हो, पेयर वाइज डिसजॉइंट मतलब कुल मिला जुलाकर आपको 10 इवेंट मैंने दे दिए, उनमें सारे पेयर वाइज डिसजॉइंट हो, पेयर वाइज डिसजॉइंट, और उन सबका सैंपल स्पेस मिलाकर क्या बन रहा हो, सॉरी सबका यूनियन मिलाकर क्या बन रहा हो? सैंपल स्पेस, तो वो वाले इवेंट्स कहलाते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, क्योंकि वो दोनों शर्तों को पूरा कर रहे हैं। नहीं समझे? अगर पेयर वाइज डिसजॉइंट होंगे, पेयर वाइज डिसजॉइंट मतलब हर 2 पेयर उठाया, कोई भी 2 पेयर उठाए तो डिसजॉइंट आ रहे हैं, मतलब दोनों कैसे हो जाएंगे? एक्सक्लूसिव। यानी हर एक पेयर कैसा हो जाएगा? एक्सक्लूसिव हो जाएगा। और सबका यूनियन मिलाकर अगर सैंपल स्पेस के इक्वल आ रहा है तो एग्जॉस्टिव। तो यानी दोनों शर्तों को पूरा करने वाले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। बोलो क्लियर हो रही बातें? अब हाँ, बिना एग्जाम्पल के और बिना क्वेश्चंस के तो समझ में नहीं आएगा भाई। कहानी तो ये जितनी मैंने समझा दी, मुझे पता मैं बहुत मेहनत कर लिया हूँ, और इसी मेहनत की वजह से मैं जो है ना बच रहा था, लेकिन चलो कोई नहीं, अब ध्यान लगाते हैं। क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, थोड़ा सा वेट आप लोग बोल देना ना, तो बी पेशेंट, ठीक है ना। देखिए 2 डाइस आर थ्रोन एंड सम ऑफ द नंबर विच कम अप ऑन डाइस इज नोटेड। हमने 2 डाई को थ्रो किया और दोनों डाई के ऊपर आने वाले नंबर को नोट डाउन किया। अब ध्यान सुनो भाई बच्चों, दूसरे बच्चों का समय कर्टेल करके अगर मैं आप लोगों को दे रहा हूं तो थोड़ा सा प्लीज, और ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर कल फिर से आए तो फिर से इतना ही गाथा गानी पड़ेगी, और तब ये फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, क्योंकि बिना ये गाथा गाए क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं। तो जितनी गाथा गा ली, थोड़ा सा और टाइम दे दो, ठीक है ना, तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इसलिए कहा हमने 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया, ठीक है जी, ओके, एंड द नंबर जो कि ऊपर आ रहे हैं उनको नोट डाउन किया, एंड द सम ऑफ द नंबर विच कम अप ऑन द डाइस इज नोटेड। सम ऑफ द नंबर नोट किया, सम ऑफ द नंबर, ओके। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। मैं आपको कुछ इवेंट्स दे रहा हूं, ध्यान से देखकर बताना है। ए पहला इवेंट्स है, देखता हूं अगर बाय वाले बच्चे भी इसको बता पा रहे होंगे क्या, ठीक है ना, बता सकते हैं, वैसे इतनी बड़ी बात नहीं है। पहला मैं बता रहा हूं सम इज इवन, सम इज इवन। दूसरा मैं बता रहा हूं सम इज मल्टीपल ऑफ 3, सम इज मल्टीपल ऑफ 3। थर्ड में बता रहा हूं सम इज लेस देन 4, सम इज लेस देन 4, 4 से छोटा। और चौथा मैं बता रहा हूं मैं बच्चों सम इज ग्रेटर देन 11, सम इज ग्रेटर देन 11, ग्रेटर देन 11। तो आप सबसे पहले इनके सैंपल स्पेस बनाना शुरू करो। सम इज इवन बताओ कहां कहां आएगा सर? मुझे तो 18 केस में आएगा, याद है? अरे सम इज इवन वाले 18 केस बनेंगे, 18 याद करो। कौन कौन से 18? 1 1, बोलो ना, 1 1, 1 3, 1 5, ठीक है। फिर सर 2 2, 2 4, 2 6, फिर सर 3 1, 3 3 और 3 5, सर 4 2, 4 4 और 4 6, सर 5 1, 5 3 और 5 5, और सर 6 2, 6 4, 6 6। बोलो कितने बन गए? 18 बन गए, बन गए ना, बहुत अच्छे। ये ए आया, केवल ए, अभी ए आया। ये बी बताओ सम इज मल्टीपल ऑफ 3। भाई सम इज मल्टीपल ऑफ 3 में भी अच्छे खासे आ जाएंगे, बना लोगे? क्या क्या आएंगे बता रहा हूं, 1 2 2 1 1 5, 1 2 बता दे जाओ बच्चों, 2 1, 1 2 के साथ 2 1 को आ जाएगा अपना आप, फिर 1 5, 1 के साथ में 1 5, और फिर 5 1, फिर बताओ 2 के साथ कोई है क्या 3 का मल्टीपल? सर 2 4 और 4 2, फिर 2 के बाद 3 की लाइन में कोई है क्या? 3 3, उसके साथ कोई और नहीं, अच्छा 3 के साथ 3 6, और फिर 3 6 के साथ 6 3, 4 की लाइन में 4 2 आ चुका है पहले कहीं, ये आ गया। और बताओ 4 के साथ और कोई है?
4 5 आ गया कहीं? 4 5 की जरूरत, 4 और 5 कहाँ है? हाँ 4 और 5 नहीं आया ना, 4 5 और 5 4, बोलो और कहीं आया क्या? 6 6 और इसके अलावा नहीं। पहले तो ए और बी को देखकर बताओ, ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं है? ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं है? करना क्या होता है, केवल ए इंटरसेक्शन बी निकालो बस। अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 के इक्वल आ गया, अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 के इक्वल आ गया, 5 के इक्वल, तो एक्सक्लूसिव होंगे। नहीं समझे? समझ गए ना? ये एक्सक्लूसिव कुछ कॉमन है क्या? हाँ, अगर कुछ भी कॉमन आ गया तो एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। मैंने आपको इसीलिए वो वाली बात बताई कि एक्सक्लूसिव होना मतलब बच्चों जो दोनों में कॉमन हो। समझ में आ रही बात ना? अभी कोई डाउट तो नहीं? अगर सॉरी, एक्सक्लूसिव होना मतलब दोनों में कॉमन ना हो, तो मैं दो अलग अलग बातें बताऊं कि यार एक्सक्लूसिव होना, आप ऐसे याद रखना कि एक्सक्लूसिव होना मतलब दूसरे को रोक दे। समझ ना? बस। अब लेकिन ये एक्सक्लूसिव नहीं है, ऐसे सी बनाना है, सम इज लेस देन 4 कर लोगे, ऐसे डी बनाना है। केवल एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव जानने के लिए, अभी सुनो ना बच्चों, ध्यान लगाओ, एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव जानने के लिए क्या करोगे? पहले एक्सक्लूसिव जानने के लिए सबके पेयर वाइज इंटरसेक्शन निकालेंगे। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो सर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एक और देख लेते हैं, सम ग्रेटर देन 11 बताओ। सम ग्रेटर देन 11 डी, तो ये आ जाएगा 6 6 आएगा इसमें, केवल आएगा। आप मुझे बताओ प्लीज, कॉन्सेंट्रेट। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं बी और डी एक्सक्लूसिव है कि नहीं है? बी एंड डी नहीं है। पक्का? बहुत अच्छे, है ना? ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब देखिए कौन कौन नहीं है, मैं बता रहा हूं। ए एंड बी भी नहीं है, चलो छोड़ो, बाकी आप अब ढूंढ लेंगे, ऐसे ढूंढ लेंगे ना। अगर कॉमन है, बताओ वापस एक बार फिर से, लास्ट, कॉमन है तो एक्सक्लूसिव नहीं होगा, कॉमन नहीं है तो एक्सक्लूसिव होगा। समझ गए? अब आ जाओ जी एग्जॉस्टिव पर। एग्जॉस्टिव मतलब जो ये मैंने सारे बनाए हैं, तुम पहले ए बनाना, बी बनाना, सी बनाना, डी बनाना, सारे बनाने के बाद उनका यूनियन देखना। अगर यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे सारे इवेंट्स एक दूसरे के एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। एग्जॉस्टिव, समझ गए ना? इसके लिटरल मीनिंग पर कल चर्चा करेंगे कि इसका सर लिटरल मीनिंग क्या होता है एग्जॉस्टिव का। जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का तो मैंने लिटरल मीनिंग भी आपको बता दिया कि एक्सक्लूसिव होने का मतलब बच्चों ये होता है कि किसी एक में अगर कोई चीज है तो फिर दूसरे में वो नहीं होना चाहिए। समझ गए ना? जैसे अगर मैंने कह दिया कि म्यूचुअल, मतलब मैंने कह दिया कि ये इसकी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है। समझ गए ना? इसका मतलब है कि पूरी क्लास में किसी और के अंदर अब वो प्रॉपर्टी नहीं पाई जाएगी, पाई भी नहीं जाएगी। मतलब कुछ बात समझ ना? है तो नहीं, अलग बात है, लेकिन पाई भी नहीं जाएगी। अगर इसके अंदर ये प्रॉपर्टी आ गई तो फिर दूसरों को वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्का? बहुत अच्छे। अगर मैं आपसे कहने लगूं इंडिया में ए के प्राइम मिनिस्टर का होना और बी के प्राइम मिनिस्टर का होना एक्सक्लूसिव है या एग्जॉस्टिव? एक्सक्लूसिव नहीं है, एक्सक्लूसिव है। अगर ए प्राइम मिनिस्टर होगा तो बी को रोक देगा, ए होगा तो फिर बी नहीं हो सकता। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सर दो प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, ठीक है ना? समझ मेरी बात ना? तो अगर ए प्राइम मिनिस्टर होगा तो दूसरे बी को प्राइम मिनिस्टर होने से रोक देगा, और बी अगर प्राइम मिनिस्टर होगा तो ए को प्राइम मिनिस्टर होने से रोक देगा। इसका मतलब कैसे इवेंट्स? एक्सक्लूसिव इवेंट्स। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो चर्चा करेंगे इस बारे में, ठीक है ना?